Assalamu alaikum class. This is going to be, I hope, final lecture of this entire chapter. अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है अब आपकी मोज़ेक फ्लोरिंग. नाउ व्हाट इज़ मोज़ेक फ्लोरिंग? मोज़ेक फ्लोरिंग इट्स काइंड ऑफ एक एक जैसे एक टाइप है फ्लोर की कि जिसमें जो आपकी टॉप लेयर होती है, यानी कि जो आपके मेन जो फिनिशिंग मटेरियल होता है वो मोज़ेक टाइल्स, छोटे छोटे क्यूब्स या टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल ऐसे पज़ल पीस की तरह. समटाइम्स वो स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल, कोई भी आपके इस तरह की छोटी छोटी टाइल्स होंगी जो आपस में मिलकर कोई पैटर्न बना रही होंगी. और उसका जो है आपका सीमेंट, आप उसमें कोई भी मोर्टर जो लगेगा, अब वो लाइम मोर्टर हो सकता है, अब वो सीमेंट भी हो सकता है, उसमें आपने कलर भी डाला हो सकता है, उसमें आप फिक्स करेंगे. ये बिल्कुल टाइल्स की तरह से हैं और बस ये है कि ये छोटी छोटी टाइल्स हैं और ये एक पैटर्न बना रही होती हैं. और मोज़ेक पैटर्न जो होता है वो यही होता है. अगर आप सिर्फ मोज़ेक वैसे ही आर्ट फॉर्म में भी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि मोज़ेक यही होता है कि आपने छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के, उनकी रेगुलर शेप होना ज़रूरी नहीं है, आप उनको जोड़ के एक एक नई शेप बनाएं. ठीक है. अब आपके जो इसकी कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है? अब इसका कंस्ट्रक्शन मेथड में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आप अर्थ की कंसोलिडेशन करेंगे. जो सब पहले भी चीज़ें, पहले भी वेज जो थी, जो आपके उसका पार्ट थी प्रोसेस का, अर्थ को आपने बैलेंस करना है, रैमिंग करनी है, लेवल करना है. उसके बाद आपने 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ क्लीन सैंड, साफ़ सुथरी सी रेत जो है आपने वो स्प्रेड कर देनी है. काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी प्रोसेस जो है, बाकी आपके सारे नियरली ऑलमोस्ट सारे फ्लोर टाइप्स में अदर देन मड फ्लोरिंग के अलावा सब में सेम ही रहता है कि आपने 10 सेंटीमीटर थिक लेयर लगानी है सैंड की. उसके बाद आपने 10 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट या जो आपका सीमेंट कंक्रीट होता है उसकी आपने लेयर लगा देनी है. और आपके पास बेस लेयर आ गई. पहले आपके पास आपके जो सब ग्रेड आ गया है, फिर बेस कंक्रीट आ गया है. उसके बाद आपने जो मॉर्टर है वो आप लगाएंगे एक छोटे से एरिया पे, जो थोड़ा सा जो आपका एरिया होगा उसमें आप लगाएंगे. यानी कि बहुत ज़्यादा आपने सारे फ्लोर पे एक साथ ही नहीं बिछा देना. और उस अब वो आपने जब कर लिया, उसके वो ड्राई होने से पहले आपने ये टाइल्स, ताकि आप उसमें अपनी ये टाइल्स लगा सकें. और वो उसकी जो थिकनेस होती है वो 3 मिलीमीटर्स होती है. अब इसका जो है मिक्सचर है वो पोज़ोलाना और सीमेंटिंग मिक्सचर जो है, और उसमें मार्बल चिप्स होती हैं. 1 पार्ट मार्बल चिप्स, 1 पार्ट पोज़ोलाना एंड 2 पार्ट स्लैक लाइम. ठीक है. इससे मिला के ये आपका जो मोर्टर है, जो सीमेंटिंग मिक्सचर है, वो बन रहा होगा. और उसके ऊपर मोज़ेक के जो टाइल्स हैं वो लहदा से लगेंगी. अब 4 घंटों के बाद जो आप जो पैटर्न्स हैं वो आप लगा देते हैं उसके ऊपर जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है. अब जो आपने टाइल्स, अपने जो रेगुलर शेप मार्बल क्यूब्स हैं, अब चाहे आपने रेगुलर भी हैं वो भी चल जाते हैं, आपने लगाने हैं. आपने लगा के उनको हैमर कर दिया, यानी कि आप उसमें फ़िक्स कर रहे हैं ताकि जो आपने पैटर्न आपने जो भी बनाया होगा आपने मोर्टर में, उसके अलोंग आपने वो पैटर्न पे वो आपकी टाइल्स लग गई. अब उसकी जो इनर स्पेसेस होंगी, जो उनके दरमियान के गैप्स होंगे, उन टाइल्स के दरमियान जो गैप्स हैं वो आप मार्बल के कलर पीसेस से फिल कर देते हैं. यानी कि अब आप चाहे वो जो आपकी छोटी छोटी टाइल्स हैं वो भी आपके मार्बल के पीसेस हो सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आपकी चॉइस क्या है. उसके बाद एक रोलर जो है उसका जो डायामीटर है वो 30 सेंटीमीटर है और लेंथ में वो 50 सेंटीमीटर होता है. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2.54 टू सॉरी 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 30 सेंटीमीटर. जो डायामीटर है इट इज़ अराउंड यू कैन से 1 फीट, अराउंड 1 फीट. सो इसकी जो आपकी जो लेंथ है, अब फिर आपने वो सरफेस पे आप वो जो रोलर है वो आप उसको स्प्रेड करेंगे, मतलब उसको रोल ओवर करेंगे आपने जो उस पर टाइल्स लगाई हैं, ताकि बेसिक मकसद ये है कि आपने उन टाइल्स को मोर्टर में जैसे धंसाना है वो वहाँ पे फिक्स हो जाएं. ठीक है.
उसके बाद आपने वही जो सरफेस है उसको आप कर देते हैं कि भाई वो रब कर देते हैं ताकि वो सॉरी। अब फिर उसके बाद आप इसको प्यूमिस स्टोन से इसको रब करेंगे। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा कि ये सारा कुछ आपने करने के बाद उसको रोल ओवर उसको करने के बाद उसको प्रेस करने के बाद हैमरिंग करने के बाद आपने 1.5 से 2 हफ्ते के लिए उसको सेटल होने का टाइम देना है। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाती है मार्बल फ्लोरिंग। और जो मार्बल फ्लोरिंग होती है, अब इसमें इसके ये है कि आपके जब जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे उन्हीं जगहों पे आप यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास बजट अच्छा होता है। और क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और ये आप घरों में भी आप घरों के कुछ टिपिकल पार्ट्स में लगा देंगे अगर आप लगाने भी लगे हैं। अगर आपने पूरा भी घर में या किसी भी बिल्डिंग में हर जगह पर लगाना है तो आपको अच्छी खासी उसकी कॉस्ट कवर करनी होती है। मार्बल की थिकनेस जो होती है वो 20 से लेकर 40 तक होती है। इट अब डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कि आप किस तरह का मार्बल यूज़ करना चाह रहे हैं। मार्बल भी डिफरेंट जगहों से डिफरेंट तरह का मिलता है, डिफरेंट कलर्स में मिलता है। तो ये आपके प्रोजेक्ट पे और आपके प्रोजेक्ट में आप क्या यूज़ करना चाहते हैं उस चॉइस पे डिपेंड करता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? सबसे पहले आपने फ्लोरिंग की है, सब ग्रेड आपने लगा दिया है, सीमेंट कंक्रीट स्लैब आपने सब ग्रेड में लगा दिया। ठीक ठीक है। अब सब ग्रेड जो है आपने उसको साफ़ किया है, यानी जो आपने सीमेंट कंक्रीट जो स्लैब आपने लगाई है आपने उसकी क्लीनिंग करके उस पर पानी लगा दिया है। अब जब आपने पानी लगा दिया तो उसके बाद आप सीमेंट मिक्स करेंगे 1:4 के हिसाब से और पुट्टी, सुर्खी और कोर्स सैंड वो आप मिक्स करेंगे एक 1:1:1 के हिसाब से। यानी कि 1 पार्ट पुट्टी है, 1 पार्ट सुर्खी है। सुर्खी का हमने पढ़ा नहीं, सॉरी, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा था। सुर्खी है और कोर्स सैंड है। कोर्स सैंड यानी कि जो आपकी रेत होती है उसके निस्बत जो थिकर जो मोटी रेत होगी, ज़्यादा मोटी रेत, या समटाइम्स हम जो है वो एग्रीगेट में भी इसको काउंट करते हैं कोर्स सैंड को। आपने इसका मोर्टर बनाना है, यानी कि ये आपने पुट्टी, सुर्खी और कोर्स सैंड मिक्स करके उसमें वाटर ऐड करना है और वो मोर्टर बनेगा। और वो 20 मिलीमीटर थिक आपने लगा देना है बेडिंग मोर्टर के तौर पर। पहले आपकी सीमेंट कंक्रीट स्लैब आ गई है और उसके बाद आपके बेडिंग सीमेंट कोर्स लगा है और ये पुट्टी, सुर्खी और कोर्स सैंड का आपने मोर्टर का कोर्स लगाया है। ठीक। अगला प्रोसेस आपका क्या होगा जब आपने ये सब कुछ कर दिया है? नेक्स्ट आप ये करेंगे कि आप अब इसके अलावा आप ये करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि मार्बल जो स्लैब है उसके बाद आप लगा देंगे, क्योंकि मार्बल स्लैब और प्रॉपर पीस होता है मार्बल का। ठीक है। अब उसकी लेंथ विड्थ जो जगह है, अब आप फ्लोर पे लगा रहे हैं या सिर्फ स्टेयरकेस पे लगा रहे हैं, आप जहाँ भी लगा रहे हैं उसके हिसाब से उसका साइज़ होगा। आप उसको प्रेस करेंगे, टैपिंग करेंगे, यानी कि आपने उसको मतलब कि दबाएंगे कि वो आप जो नीचे आपने बेस लगाई है, बेडिंग उसकी सीमेंट की लगाई है और वो जो मोर्टर लगाया है उसमें वो प्रेस हो जाए। और उसके बाद आप उसमें वो जो उसकी जो सरफेस के ऊपर आप सीमेंट स्लरी प्रेस करेंगे। जो भी जॉइंट्स हैं दरमियान में वो उनको बहुत ही थिन रखा जाता है और सरफेस की सफाई कर ली जाती है और उसकी क्योरिंग की जाती है 7 दिनों के लिए। अब ये कुछ टूल्स हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टूल्स हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास अब हमारे पास है टिम्बर फ्लोरिंग। ज़्यादातर ये हिली एरियाज़ में यूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ पे बड़ी इजीली अवेलेबल होती है। उसके अलावा ऑडिटोरियम्स में यूज़ होती है, एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है, इसलिए खूबसूरत लगती है और एक नेचुरल सी ऑर्गेनिक सी फीलिंग देती है। और ये भी कॉस्टली होती है, स्पेशली जहाँ पे वो इजीली अवेलेबल नहीं है उन एरियाज़ में। जैसे सपोज़ अगर हम लाहौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लकड़ी का फ़र्श आपके लिए बनाना कॉस्टली है। और लेकिन इस टाइप के लिए आपको
पूरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि डैम्पनेस तो आ ही सकती है, डैम्पनेस का, नमी का इफ़ेक्ट तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा दीमक का, टर्माइट का इफ़ेक्ट होता है। तो उसके लिए पूरा आपको ट्रीटमेंट करना होता है कि ये आपने टिम्बर फ्लोरिंग को कैसे हैंडल करना है। इसका एक टिपिकल सेक्शन ये है कि आप सबसे पहले आप लगाते हैं, आपका जो टिपिकली आपकी फाउंडेशन है सब कुछ इधर लग गया। अब नीचे आपने इसको होल्ड करने के लिए आपने एक अलहदा से वॉल लगाएंगे, स्लीपर प्लेट आप उसके ऊपर लगाएंगे, और देन आप उस सपोर्ट के ऊपर आप फिट करेंगे आपका जो आपकी नीचे बेस लग रही है वुड की, ठीक है, उसको हम ये जॉइस्ट कहते हैं। और उसके ऊपर आपकी बोर्डिंग आ जाएगी। बोर्डिंग जो भी आप पैनल लगा रहे हैं, वुडन पैनल्स हैं, वुडन टाइल्स हैं, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। तो इट्स स्लाइटली डिफरेंट कि आपका ये जो गैप आ जाता है दरमियान में। अब सबसे पहले तो आप यही करते हैं ना, सीमेंट कंक्रीट आपने जो आपके मेन जो स्लैब थी बेस वो आपने लगा ली, वो 15 सेंटीमीटर थिक है, सो इट इज़ अराउंड 6 इंचेस थिक। और उसके बाद आपके पास आ गई जो आपने बोर्डिंग को सपोर्ट करने के लिए आपने ब्रिजिंग के लिए आपने टिम्बर जॉइस्ट लगाने हैं। अब इसके ऊपर आपकी लगेगी जो आएगी आपकी जो वुडन पैनल्स हैं उसके ऊपर लगेंगे, और नीचे आपकी स्लीपर वॉल्स हैं। स्लीपर वॉल्स का मकसद यही है कि ये एक वॉल का सिर्फ इतना ही पार्ट के फुलफ़िल करते हैं कि इसके ऊपर आपका फ्लोर रेस्ट कर रहा होता है। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है और इसका जो प्रोसेस है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इसकी जो थिकनेस होती है स्लीपर वॉल्स की, वो स्पेसिंग जो इधर लिखी हुई है 1.8 मीटर स्पेसिंग, वो सेंटर टू सेंटर होती है, और 10 सेंटीमीटर थिक होती हैं, विच इज़ अराउंड 4, मतलब 4.5 इंच की वॉल भी आपकी हो सिंगल यूनिट की तो वो भी इनफ होती है। और उसके अलावा आप डीपीसी प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, इसमें आपको डीपीसी प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इट्स वेरी सिंपल टू इंस्टॉल बेसिकली। अब एसफॉल्ट फ्लोरिंग आ जाती है, ये बिटुमिन। अब इसमें स्टिकी सा ब्लैक सा एक लिक्विड सा होता है, और कार्बन की एक ये शक्ल होती है, कोलतार भी कहते हैं इसको, सड़कों पे लगाया जाता है। और इसका मतलब कि ये वाटर प्रूफ होती है, इसमें आपके वो एब्जॉर्ब नहीं होते लिक्विड्स, और नीट लगती है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, स्लिपरी नहीं है, बिल्कुल मैट फिनिशिंग होती है। और डस्ट अगर आती है आप इजीली इसको साफ़ कर सकते हैं, अगर आपने पानी से साफ़ करना है तो आप वैसे कर लें, और कोई इसका इतना मसला नहीं होता। एसफॉल्ट सिंपली इसका यही है कि इसका तरीका कि आपने एसफॉल्ट को मेल्ट करना है, सैंड को ऐड करना है। सैंड एसफॉल्ट की रेशो जो है वो 2 पार्ट सैंड है और 1 पार्ट एसफॉल्ट है। उसके बाद जब आप उसको मेल्ट कर रहे हैं, एसफॉल्ट को उसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग कर चल रही है उसकी, तो उसमें से जब आपका लाइट ब्राउन कलर का उसमें से स्मोकिंग के धुआं निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि ये आपने मिक्सचर उसका तैयार कर लिया है सैंड और एसफॉल्ट का। फिर आप ये कंक्रीट का बेड है उसके ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद आप यही करेंगे कि कंक्रीट बेड पे डालने के बाद आप उसको टाइम देंगे कि भाई वो ड्राई हो जाए, और उसकी जो कंक्रीट बेड की थिकनेस है वो 13 से 25 तक होनी चाहिए। ठीक हो गया। और जब ये सख्त हो जाता है तो आप उसके ऊपर सैंड जो है वो आप स्प्रेड करते हैं, और इसके ये ज़्यादातर आपके पब्लिक स्पेसेस में ही यूज़ होता है, जहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना होना होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके लिए मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और इसको उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आप मेंटेनेंस इतनी कर भी नहीं सकते। रबर फ्लोरिंग बिल्कुल लेक्चर्स जो बिल्कुल स्टार्ट हुए थे उनके तब ये ज़िक्र किया गया था इसका कि रबर फ्लोरिंग जो होती है नॉइज़लेस होती है, कंफर्टेबल है।
इसकी अच्छी लाइफ होती है जिमनेजियम्स में, यानी कि जिम्स में, हॉस्पिटल्स के कुछ पार्ट्स में, नॉट इन इंटायरली, पूरे हॉस्पिटल में नहीं, उसके कुछ पार्ट्स में ये यूज़ की जाती है, जिम्स में यूज़ की जाती है, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट जो होता है वो हैवी होता है, तो उसमें अगर कोई चीज़ गिरेगी तो हम इतनी आवाज़ नहीं कर सकते, चीज़ें टूटे ना, ये भी ख्याल रखना होता है, इसलिए रबर फ्लोरिंग यूज़ की जाती है। और इसकी जो थिकनेस है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। रबर शीट जो हैं टाइल्स वगैरह वो कंक्रीट पे लगा दी जाती हैं और वो फिक्स की जाती हैं। पीवीसी फ्लोरिंग की तरह ही ये बिल्कुल काम करता है, इसका भी सारा प्रोसेस उसी तरह से है। एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि ये इसकी लाइफ अच्छी होती है, इजीली, मतलब कि ये लॉन्ग टाइम चल जाती हैं। लेकिन अगर इस पे रबर डाला, वो ऑयल डाला जाएगा तो फिर स्लिपरी हो सकती है। सो आपका यहीं तक है लेक्चर। आई होप आप लोग अपनी ये जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करेंगे, और जिस दिन आप लोग वापस आएंगे, जिससे मोस्ट रीसेंट डे होगा, उस दिन आपकी जो पिछली भी शीट्स हैं वो भी सबमिट होंगी, और अपनी ये सारी शीट्स, फ्लोर की शीट का आपको मिल गया हुआ रेफरेंस, वो आप शीट कंप्लीट करके लाएंगे। थैंक यू।